अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाऊंगी सस्पेंस और हॉरर से भरपूर एक कहानी, जिंदा लाश का पहला पार्ट। अच्छा खासा खुला घर था और फिर सस्ता भी, इसीलिए मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया। छोटा सा ड्राइंग रूम था, उसके साथ डाइनिंग और फिर किचन, बीच में लंबी चौड़ी कॉरिडोर, दूसरी तरफ गेस्ट रूम, लाइब्रेरी और स्टोर एक लाइन में थे। गेट के साथ ही पोर्च था और पोर्च के बराबर छोटा सा लॉन। दोनों तरफ आंगन और बरामदे थे। अंदर वाले बरामदे से सीढ़ियाँ चढ़ती थीं। आंगन के कोने में हार सिंगार का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके नीचे कूड़े वाला ड्रम रखा था। सामने बाथरूम था। मैं 25 दिसंबर 1959 को यहाँ आई थी। मेरी मुलाजिमा रिशु 5 दिन पहले आ चुकी थी। ड्राइंग रूम में सोफ़े, कालीन, कैलेंडर और डेकोरेशन पीस सजे हुए थे। डाइनिंग में पुराने ख़ानदानी मेज़ और 4 कुर्सियाँ थीं। दाईं तरफ दीवार में लगे शोकेस में बर्तन सजे थे। सामने वाली दीवार के साथ फ्रिज था, जिसके साथ किचन में खुलने वाला दरवाज़ा था। मैं 10 साल से एक प्राइवेट जासूसी फर्म नीटू में काम करती थी। सैलरी नॉर्मल से भी ज़्यादा थी। यूँ भी तनहा होने की वजह से खर्चे कुछ खास नहीं थे, इसलिए हर महीने अच्छी खासी सैलरी बचाकर मैं ठाठ से गुजर बसर कर रही थी। एक दिन का जिक्र है, मैं दफ्तर में बैठी काम कर रही थी कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही किसी ने पूछा, "मे आई कम इन मैडम?" यस, मैं जवाब देकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक अधेड़ उम्र और दूसरा जवान। दोनों मेरे सामने बैठ गए। "फरमाइए," मैंने पूछा। पिछले 1 महीने से रात 12 बजे के बाद हमारे घर में कंकर फेंके जाते हैं। कई दफ़ा सारा सामान उलट पुलट कर दिया जाता है। हमने सारी रात जागकर निगरानी की। पुलिस कई दफ़ा आई, लेकिन पता नहीं चलता कि पत्थर आते किधर से हैं। सारी खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूट चुके हैं। तंग आकर हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अधेड़ उम्र आदमी बता रहा था। "आपका नाम?" मैंने पूछा। "फैजुल हसन," उसने बताया। "कल हम आपके बॉस से मिले थे। उन्होंने आपसे मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था।" "ठीक है," मैंने धीरे से सर हिलाया और पूछा, "क्या हर रोज़ पत्थर आते हैं?" "जी, शुरू में 1-2 दिन के गैप से आते थे। अब 1.5 हफ्ते से लगातार एक ही ड्रामा खेला जा रहा है," फैज साहब बोले। "कोई चीज़ चोरी तो नहीं हुई?" एक और सवाल। "चोरी तो नहीं, अलबत्ता सब सामान बिखरा होता है," उन्होंने बताया। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करिए। रात इत्मीनान से सोइए और सुबह किसी चीज़ को छेड़िए मत। मैं 9 बजे सुबह आपके घर आऊँगी," मैंने तसल्ली दी। वो अपना पूरा पता लिखवा कर चले गए। नीटू का शुरू से ही उसूल था कि हर डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की फाइल्स तैयार करता था। ये उसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड होता था। उस दिन भी मैं एक पिछले केस की डिटेल लिख रही थी। रात के 9 बज गए, मगर फाइल कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैंने फाइल साथ ली। उसके अंदर अपनी कंपनी के राइटिंग पैड पर फैज साहब का एड्रेस लिख कर रखा और घर चली आई। 10 मिनट तक लगातार हॉर्न देने के बावजूद गेट नहीं खुला। ये नामुमकिन था कि रिशु सो जाती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। तंग आकर मैं गाड़ी से बाहर निकली और गेट पीट डाला, मगर बेसूद, बेकार। गेट नहीं खुलना था और न खुला। रिशु कभी गहरी नींद नहीं सोई थी। यूं भी वो अक्सर बेख्वाबी का शिकार रहती। मुझे तरह तरह के अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। आखिरकार दीवार फांद कर मैं अंदर गई
और गेट खोला। कॉरिडोर की लाइट ऑन थी, किचन में भी रोशनी हो रही थी। उसकी हल्की रोशनी में मैंने रिशु को औंधे मुंह बरामदे में गिरा देखा। मैंने तेजी से आगे बढ़कर बरामदे का बल्ब रोशन कर दिया। रिशु बेहोश थी, उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर की साफ झलक थी। मैंने उसे होश में लाने के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन नाकाम रही। थक हार कर मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। दिन चढ़े रिशु को होश आया, मगर वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर चला गया, मैं उसके पास आकर बैठ गई। कई घंटे बाद जब उसके होश कुछ बेहतर हुए तो उसने कहना शुरू किया। उस वक्त शाम धीरे धीरे ढल रही थी और रात में बदल रही थी। मैं किचन में थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आंगन में कोई मौजूद हो। मैं बाहर निकल आई और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आंगन में पड़े डस्टबिन में एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसके बदन से खून टपक रहा था और सारा जिस्म खूनम खून हो रहा था। आंखें उबली हुई थीं और जबान बाहर लटक रही थी। मुझे वो अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया और फिर मुझे कोई खबर नहीं रही। मुझे पहला ख्याल यही आया कि रिशु डर गई है। दूसरा ख्याल ये था कि ये कैसे हो सकता है। रिशु यहाँ आधी आधी रात और सारा दिन अकेली रही है। कभी किसी चीज़ से उसे डर नहीं लगा। फिर मैंने सोचा उसे नज़र का धोखा हुआ होगा और फिर कई ख्याल आते चले गए। तुम्हें नज़र का धोखा हुआ होगा, मैंने धीरे से कहा। यकीन कीजिए मैडम, मैंने आंखें मल मल कर देखा था। रिशु ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने बाहर निकलकर पूरे आंगन का बारीकी से जायजा लिया। हार सिंगार के पत्ते आंगन में बिखरे हुए थे। ड्रम में थोड़ा सा कचरा पड़ा था। आसपास खून का मामूली सा धब्बा भी नहीं था। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक खून से भरा आदमी वहां खड़ा हो और खून नीचे न गिरे? मेरा ख्याल यकीन में बदल गया। ये सब रिशु के नज़रों का धोखा था। पूरी रात जागने की वजह से थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं इत्मीनान से सो गई। जब आँख खुली, हल्की हल्की शाम हो रही थी। किचन से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से चलती हुई अंदर चली गई। अरे रिशु, क्या पका रही हो? आप तो सो रही थी मैडम, इसलिए जो दिमाग में आया पका दिया। वो तेजी से बर्तन इधर उधर रखते हुए बोली। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, उसने धीरे से सर हिलाया। फिर अचानक उसके चेहरे पर डर की परछाइयाँ लहराने लगीं, जैसे कोई भूली बिसरी बात याद आ गई हो। आंखों की पुतलियाँ फैल गईं। सहमे हुए लहजे में बोली, मैडम, आज रात आप भी जागकर उसे देखेंगी ना? हाँ, मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं अब भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं थी और उसे यूं परेशान देखकर झुठलाना भी नहीं चाहती थी। रात का खाना खाकर हम बरामदे में कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। लाइट ऑफ कर दी और धीरे धीरे बातें होने लगी। ज़्यादातर बात मैं ही करती रही। रिशु अंधेरे में हार सिंगार पर नजरें जमाए बैठी थी। कभी कभार कूड़े वाले ड्रम को भी घूर लेती। ड्राइंग रूम में लगे क्लॉक की सुइयां लगातार रफ्तार से आगे बढ़ती रहीं। 12 बजे, फिर 1, 2, 3, यहाँ तक कि अजान की आवाज़ें आने लगीं। हमने पूरी रात जमाइयाँ लेते हुए गुजार दी थी। कुछ भी तो नज़र नहीं आया था। लो भाई रिशु, तुम्हारा बयान गलत साबित हो गया। मैंने उसे छेड़ा। आपको यकीन नहीं आता? उसकी नज़रों में रिक्वेस्ट थी। ठंड बहुत है, कॉफ़ी की शदीद ख्वाहिश हो रही है। मैं उठते हुए बोली,
और फिर ऋषु के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बिस्तर में घुस गई। लेटते ही मेरी आंख लग गई और काफ़ी देर बाद खुली। तिपाई पर रखी हुई घड़ी पर नज़र डाली। 8 बज रहे थे। घड़ी के पास ठंडी कॉफ़ी रखी हुई थी और साथ वाले बिस्तर पर ऋषु बेसुध पड़ी सो रही थी। ऋषु के साथ ही मुझे उसके वहम का ख्याल आया। फिर पिछले 2 दिनों की घटना मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। साथ ही दिमाग में फैजुल हसन का ख्याल आ गया। ओ, मुझे तो 9 बजे उनके घर पहुंचना था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। जल्दी जल्दी अपने लिए नाश्ता तैयार किया और तैयार होकर फैज़ साहब के घर जा पहुंची। उनसे देर से आने के लिए मौजरत की। वो बोले कोई बात नहीं, आइए घर की चीज़ों का इंस्पेक्शन कर लीजिए। मैं अंदर दाखिल हो गई। औसत दर्जे का घराना था। सारे घर में अजीब थमा चौकड़ी लगी थी। ड्राइंग रूम में सोफे औंधे पड़े थे। पर्दे एक जगह ढेर थे। आंगन में जूते और कंकर बिखरे पड़े थे। अलमारियों, खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूट चुके थे। एक जगह घर भर के कपड़े जमा थे। दूसरे कोने में कूड़े करकट का ढेर था। किचन में बर्तन औंधे पड़े थे। स्टोर में धूल जमी हुई थी और फर्श पर अजीब से पैरों के निशान थे। यूँ महसूस होता था जैसे कोई लंबे लंबे नाखूनों और गोल पांव वाली कोई चीज़ चहलकदमी करती रही है। मैं देर तक इधर उधर घूमती रही मगर कोई और ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दी। इतने में मेरा असिस्टेंट भागता हुआ आया। उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा था। ये कहाँ से मिला? मैंने सवाल किया। ये बाल बाग में खुलने वाली खिड़की के शीशे में अटके हुए थे, उसने बताया। मैंने बालों के गुच्छे को उलट पलट कर अच्छी तरह देखा। वो इंसानी बाल नहीं थे। इंसानी बाल बारीक और खासे मुलायम होते हैं। ये मोटे और खुरदरे थे। आपके घर में कोई जानवर है? मैंने फैज़ साहब की तरफ मुड़ते हुए कहा। जी नहीं, हमें जानवरों से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छी तरह सोच कर बताइए, कल या परसों मोहल्ले में कोई मदारी तो नहीं आया था जिसके पास भालू या बंदर हो? मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सारा वक्त घर पर नहीं होता। वो कहने लगे, आया था अंकल, कल एक मदारी आया था। गली की नुक्कड़ पर करतब दिखा रहा था। फैज़ साहब का कमसिन भतीजा जो पास खड़ा था फौरन बोला, उसके पास भालू था? फैज़ साहब ने पूछा। जी नहीं, बंदर था और इतना सा लड़का। उसने हाथ के इशारे से बंदर वाले लड़के का कद बताते हुए कहा, इनको एहतियात से अपने पास रख लो, कोई बात बर्बाद ना होने पाए। मैंने अपने असिस्टेंट को हिदायत की। हम बातें करते हुए बड़े कमरे में आ गए जिसमें सिर्फ चारपाइयाँ बिछी थी। ये चारपाइयाँ औंधी हुई? मैंने बैठते हुए पूछा। जिन पर हम सोए हुए होते हैं वो बच जाती हैं, लेकिन बाकी की चारपाइयाँ उल्टी हुई मिलती हैं, फैज़ साहब ने बताया। आपके सामने उलट जाती हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, बस नींद की एक झलक सी आती है, उसके बाद फौरन चौंक कर आंखें फाड़ देते हैं तो सामने चारपाइयाँ उल्टी पड़ी होती हैं। वो बताने लगे। आप इस मकान में कब से रह रहे हैं? मैंने फिर सवाल किया। 21 साल से। 21 साल से इस मकान में मैं रह रहा हूँ। पिछले 7 बरसों से मेरे भाई भाभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। पहले कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? मेरी जानकारी में नहीं, उन्होंने सर हिला दिया। आपसे पहले ये घर किसकी मिल्कियत था? यहाँ मेरे अम्मी अब्बा रहते थे, वो बोले। और उनसे पहले? ये मकान उन्होंने खुद बनवाया था, लेकिन यहाँ ज़्यादा अरसा रहना उन्हें नसीब नहीं हुआ। 2 साल बाद वो इंतकाल कर गए। तब मैं और मेरे भाई यहाँ रह गए। फिर मेरी शादी हो गई और मेरे भाई आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ से वापसी पर उनकी पोस्टिंग फैज़ाबाद हो गई।
7 साल पहले वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ आ गए थे। फैज़ साहब ने मेरे सवालों से परेशान होकर सारी डिटेल खुद सुना दी। फैज़ साहब की बातें सुनने के बाद मैं सोच में खो गई। थोड़ी देर सोचती रही, फिर कहा, आज रात मैं खुद यहाँ रहूँगी और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करूँगी। वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस आई। खुशकिस्मती से बॉस वहीं मिल गए। असिस्टेंट की ज़बानी सब हालात सुन चुके थे। मुझे देखते ही बोले, ये किसी इंसान का काम नहीं, ज़रूर कोई जिन या बदरूह यानी बुरी आत्मा है। मैं फैजुल हसन से ली हुई एडवांस रकम वापस करके एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। मैं खामोश रही। सेक्रेटरी बोला, बॉस आप तो कहते थे हमारा मकसद इंसानों को आराम और सुकून से रहने के मौके देना है, फिर इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार ली? हमारी लड़ाई क्रिमिनल से होती है, सुपरनेचुरल चीज़ों और ताकतों से भला हम क्यों मुकाबला करेंगे? वो परेशान होकर बोले। एक साहब मेरे जानने वाले हैं जिनके कब्जे में जिन वगैरह हैं, उनसे क्यों ना मदद ली जाए? सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है, उनसे मिलकर कोशिश कर लो। बॉस ने इजाज़त दे दी। वैसे हमारा आज रात फैज़ साहब के घर गुजारने का प्रोग्राम है, मैंने बताया। ठीक है, तुम भी अपनी सी करके देख लो। उन्होंने हाथ झटके और एक फ़ाइल खोलकर सामने रख ली। दिन का बाकी वक्त मैंने पिछले केस की फ़ाइल तैयार करने में गुजारा। शाम को कुछ साथियों के साथ फैज़ साहब के घर जा पहुंची। पहरेदार पार्टी को उसके खड़े होने की जगहें दिखाईं और रात 11 बजे से ड्यूटी स्टार्ट की। घर के बाहर 2 खिड़कियां खुलती थीं। दोनों के आगे 2-2 आदमी खड़े किए, एक बाग में पेड़ के नीचे और दूसरा बाहर वाले दरवाजे के पास। कुछ आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो घूम फिरकर मकान के सारे हिस्सों पर नज़र रखें। मेरे पास नींद उड़ाने वाली गोलियां थीं। उन गोलियों का असर आमतौर पर 2 घंटों के लिए होता है। एक गोली 2 घंटे तक जगाए रखती है, मगर हम भूल न जाएं, इसलिए हर 1 घंटे बाद एक गोली हलक में उतार रहे थे। चनक छन की हल्की सी आवाज़ अंधेरे में सन्नाटे को तोड़ती हुई उभरी। मेरे कान खड़े हो गए। ऐसा लगा था जैसे किसी ने घुंघरू बजाए हों। फिर जैसे भूचाल आ गया, सोफे उलटने की आवाज़ आई। दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। उसके बाद कंकरों की बारिश शुरू होने लगी। मैं दबे पांव उठ खड़ी हुई। घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी की चमकदार सुइयां 12 बजा रही थीं। मैं दम साधे धीरे से चलती ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने आप को संभाले रखा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था। आगे भारी पर्दा था। मैं जानती थी दरवाजे के पास ही स्विच बोर्ड है और दाईं तरफ का पहला स्विच कमरे की लाइट का है। एक लम्हा रुककर मैंने अपनी उथल पुथल सांसों पर काबू पाया और छपाक से अंदर दाखिल होकर फुर्ती से स्विच दबा दिया। कमरा रोशनी में नहा गया। मैंने सिर्फ एक झलक देखी, जैसे कोई गोरिल्ला या भालू या उससे मिलता जुलता कोई जानवर सोफे के पास झुका था। रोशनी होते ही वो खिड़की की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। मैं हैरान हो गई। खिड़की बंद थी। टूटे शीशों के सुराख जरूर थे, लेकिन उसमें से उस जानवर का हाथ भी बड़ी मुश्किल से निकल सकता था। तो फिर वो खुद पूरे का पूरा यहां से बाहर कैसे कूद सकता? मैंने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। नीचे एक साथी मौजूद था। मैंने आवाज़ दी, यहाँ से कोई गुजरा तो नहीं? अभी अभी एक साया सा गुजरता महसूस हुआ था। मैंने उसे वहम समझकर नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर दिया। उसने बताया। मैं पलट आई। कमरे में
मैंने शाम से पहले मिट्टी डलवा दी थी। उसमें पंजों के ऐसे ही निशान बने थे जैसे स्टोर में थे, गोल और लंबे नाखूनों वाले। शाम के बाद इस कमरे में कोई भी नहीं आया था। साफ जाहिर था कि मेरी आंखों ने जो देखा वो नज़र का धोखा या वहम हरगिज़ नहीं था। मैं अपनी तसल्ली कर चुकी थी, इसलिए पर्दा हटा दिया और चलने को तैयार हो गई। रास्ते भर सोफे के पास झुका साया मेरे दिमाग में गर्दिश करता रहा, घूमता रहा। गेट को ताला लगा था। मैंने बट साहब के मकान की बेल बजाई। थोड़ी देर बाद मिसेस बट घबराई हुई बाहर आई। रिशु और ताबी को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनके साथ चल पड़ी। बट साहब का घर 2 मंजिला था। ताबी उनकी बेटी थी। रिशु जब भी घर में अकेली होती ताबी के पास चली आती। वो देर तक टीवी के सामने बैठी तरह तरह के प्रोग्राम देखती रहती, फिर ऊपर कमरे में सोने के लिए उठ खड़ी होती। मेरा प्रोग्राम चूंकि रात को देर से आने का था, इसलिए रिशु ने बट साहब के यहाँ रुक जाने का फैसला किया था। ताबी और रिशु को ऊपर कमरे में गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मिसेस बट और मिस्टर बट निचले कमरे में बैठे अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक रिशु की खौफनाक चीख सुनाई दी। ये मेरे वहाँ पहुँचने से 10 मिनट पहले की बात थी। दोनों मियाँ बीवी दौड़े दौड़े ऊपर पहुँचे। ताबी बेहोश हो चुकी थी। रिशु अलबत्ता होश में थी, मगर कुछ बताने से कासिर, कुछ बताने के लायक नहीं थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। मैडम, मुझे देखते ही वो बोली, वो उस ड्रम। बट साहब के कमरे की खिड़की से हार सिंगार का पौधा साफ नजर आ रहा था। सर्दियों की ठंडी चांदनी में वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके नीचे पड़ा ड्रम भी दिखाई दे रहा था। आंगन खामोश और खाली था। रिशु की तबीयत ज़रा ठीक हुई तो मैं उसे साथ लेकर अपने घर आ गई। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उससे रात के वाक़ये के बारे में डिटेल मालूम की। उसने कहा, मैं और ताबी बैठी बातें कर रही थी। कुछ लम्हे पहले हमने टीवी पर एक खौफनाक इंग्लिश फिल्म देखी थी। मैंने ताबी को ड्रम वाला वाक़या सुनाया। ताबी ने भी यकीन करने से इनकार कर दिया। मेरी बात को सिर्फ नज़र का धोखा करार देकर हंस पड़ी। लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र ड्रम पर जा पड़ी। वो खौफनाक सूरत उस दिन की तरह ड्रम में खड़ी थी। उसे देखकर ताबी की ज़बान गुंग हो गई। उसने मुझे टहोका दिया। मैंने हटकर देखा और मैं लरस गई। फिर देखते ही देखते वो खौफनाक आदमी ड्रम से बाहर निकल आया। उसके सारे बदन पर खून ही खून था। मैं डरकर बेइख्तियार चीख उठी। दूसरी तरफ ताबी भी बगैर आवाज़ निकाले बेहोश हो गई। नाश्ते के बाद मैंने बट साहब के यहाँ फ़ोन किया। पता चला ताबी को तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। तुम दिन को अकेले रह सकती हो ना रिशु? मैंने ऑफिस जाने से पहले पूछा। नहीं मैडम, मुझे इस घर में डर लगता है, वो कांप कर बोली। चलो फिर मेरे साथ ही चलो। कुछ दिनों तक मैं काफ़ी बिजी हूँ, उसके बाद ज़्यादा वक्त घर पर गुजारूंगी, मैंने कहा। अभी मैं मुंह हाथ धो ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ बॉस के सेक्रेटरी थे। उन्होंने फ़ौरन आने को कहा। मैं रिशु को साथ लेकर ऑफिस आ गई। बॉस ने एक आदमी का इंट्रोडक्शन करवाया। उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, शायद कोई अंसार साहब थे। ये वो आदमी था जिसके बारे में सेक्रेटरी ने बताया था कि उसके कब्ज़े में जिन है और वो कोई पहुंचा हुआ आमिल है। रिशु को ऑफिस छोड़कर हम फैज़ साहब के घर आ गए। अंसार साहब ने घर के आंगन में एक लंबी लकीर लगाई, फिर दूसरी उसके अपोजिट साइड, और दोनों जिस पॉइंट पर मिलती थीं वहाँ खुद बैठ गए। काफ़ी देर हो गई। आखिर उन्होंने आँख खोली
और हमें बताया कि इस घर में एक जिन रहता है। वो यहाँ क्यों रहता है और रहने वालों को क्यों तंग करता है, ये मैंने अभी मालूम नहीं किया। इसलिए कुछ दिन मुझे लगातार यहाँ आना पड़ेगा। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। ये अर्ली जनवरी की बात है। मैं शाम को कुछ पढ़ रही थी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बाहर आंगन में कोई चल फिर रहा हो। कुछ सुना तुमने? मैंने रिशु से धीरे से कहा। ये कदमों की चाप कैसी है? रिशु कान लगाकर सुनने लगी। मैंने रिवॉल्वर लोड करके हाथ में ले लिया और दबे पांव चलती हुई बरामदे में आ गई। मुझे किसी साए की हल्की सी झलक नजर आई और फिर वो गायब हो गया। मैंने आंगन का बल्ब रोशन किया। बाहर किसी का नामो निशान तक नहीं था। दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। कुछ दिन पहले हमारे स्टाफ के कुछ आदमी इंतकाम का निशाना बनने से बाल बाल बचे थे। उन्होंने किसी केस में एक स्मगलर को गिरफ्तार करा दिया था। उसके साथियों ने इंतकाम लेने के लिए उनकी जान लेने की कोशिश की थी। किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच निकले, लेकिन फिर भी कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। मैं शेरलॉक होम्स तो नहीं, अलबत्ता कई बरसों से इंटेलिजेंस के मैदान में मौजूद थी और अब तक कई क्रिमिनल्स को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा चुकी थी और कई कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुकी थी। सोचा ये भी मुमकिन है कि ये रहस्यमयी आदमी भी उन्हीं में से किसी मुलजिम का साथी हो। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह रिशु के झिंझोड़ने पर नींद से उठ बैठी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो बोली, अजीब बात हुई मैडम। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं आंखें मलती हुई उसके पीछे हो ली। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैंने देखा सामने वाले कोने में कालीन पर ढेरों खून पड़ा था, जैसे कई दिन पहले यहाँ किसी को ज़बह किया गया हो और खून वहीं सूख गया हो। मैंने खून का कुछ नमूना सेव करके रिशु को कालीन साफ करने को कहा और खून लेबोरेटरी में इंस्पेक्शन के लिए भिजवा दिया। रिशु सारी सारी रात करवटें लेते गुजार देती थी। उस दिन मैंने उसके लिए नींद की गोलियां भी खरीदी। आधी रात हो गई जब मेरी आंख अचानक खुल गई। ड्राइंग रूम में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी जानदार का गला दबाया जा रहा हो और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में चीखना चाहता हो। एक लम्हे के लिए मेरा सारा बदन पसीने से नहा गया। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मैं दबे पांव उठी और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।